नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज काला डेरा, जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है जॉन लॉक का सामाजिक समझौता का सिद्धांत, जो कि बीए पार्ट 3 की पुस्तक प्रमुख पक्ष में राजनीतिक विचार का एक टॉपिक है। जॉन लॉक को सामाजिक समझौतावादी विचारक माना जाता है और उदारवादी विचारधारा का समर्थक विद्वान माना जाता है। जॉन लॉक इंग्लैंड के दार्शनिक थे, विचारक थे, जिन्होंने अपने इस सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन 1690 में इनकी एक पुस्तक थी टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, उसमें किया है। इस पुस्तक के प्रकाशन के 2 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। उस गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा राजा के विरुद्ध अंतिम सत्ता को स्वीकार किया गया था। लॉक ने अपनी पुस्तक में इन परिस्थितियों का स्वागत करते हुए सीमित या वैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन किया है। जॉन लॉक ने अपना जो समझौतावादी सिद्धांत है उसमें राजा संसद विवाद में संसद का समर्थन किया है। उन्होंने सन 1688 में इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति का है उसका सैद्धांतिक समर्थन इन्होंने किया था, जिसके दौरान संसद ने इस गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान संसद ने चार्ल्स द्वितीय को पद से हटा के विलियम्स और मैरी को इंग्लैंड का शासक नियुक्त किया था। लोग अपने विचारों द्वारा यह सिद्ध करना चाहते थे कि सरकार समाज के अधीन है, सरकार हो समाज की एक ट्रस्टी है, और यदि सरकार उन हितों की पूर्ति नहीं करती है जिस उद्देश्य के लिए सरकार की स्थापना हुई है, तो समाज उस सरकार को अपदस्थ कर सकता है। लोग सीमित सरकार तथा संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक है। अब जो लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें सबसे पहले लॉक के मानव स्वभाव का वर्णन करते हैं। लॉक ने होब्स के विपरीत मानव स्वभाव का वर्णन किया है। उसकी दृष्टि में मानव मूलतः अच्छा, शांतिपूर्ण और सामाजिक होता है। लॉक के अनुसार मनुष्य की प्रमुख विशेषता बुद्धिमान तथा विचारवान प्राणी होना है। वह अपने विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता स्वीकार करते हैं। लोग मानते हैं कि मनुष्य में सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के गुण होते हैं, और इसी आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार होब्स लॉक के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में बुनियादी अंतर करते हैं। होब्स का मनुष्य जहाँ कोरा जंगली पशु है, वहीं लॉक का मनुष्य एक नैतिक प्राणी है। होब्स का मनुष्य घोर स्वार्थी है, जबकि लॉक का मनुष्य परोपकारी भी है। होब्स का मनुष्य जहाँ झगड़ालू है, वहीं लॉक मनुष्य को शांतिप्रिय बताते हैं। अब सामाजिक समझौता सिद्धांत में लोग प्राकृतिक अवस्था का स्वरूप भी बताते हैं। होब्स ने मनुष्य को घोर स्वार्थी बतलाया था। प्राकृतिक अवस्था को उसी के अनुरूप सतत संघर्ष और युद्ध की दशा माननी थी, परंतु लॉक ने मनुष्य को स्वभावतः परोपकारी, दयालु, सहयोगी, समाजप्रिय मानना है, और उसी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी लॉक ने की है। और इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पारस्परिक युद्ध की अवस्था में न रहकर पारस्परिक सहयोग की अवस्था में लोग मानते हैं। लोग इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था का सही चित्रण प्रस्तुत करते हुए लोग कहते हैं, प्राकृतिक विधान की सीमा में रहते हुए अपना कार्य करने की, अपनी संपत्ति और व्यक्तित्व की अपनी इच्छानुसार व्यवस्था करने की पूर्ण स्वतंत्रता ही मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था है। यह अवस्था समानता की है। इसमें प्रत्येक को सब अधिकार समान रूप से प्राप्त होते हैं। किसी अन्य से अधिक किसी को दूसरे अधिकार नहीं मिलते। यद्यपि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था अवश्य है, तथापि यह उच्छृंखलता की अवस्था नहीं है। यद्यपि इस अवस्था में मनुष्य को अपनी संपत्ति या व्यक्तित्व की स्वेच्छापूर्वक व्यवस्था करने की अनियमित स्वतंत्रता है, फिर भी उसे अपने को या अपने अधीन किसी जीव को नष्ट करने की स्वतंत्रता लोग नहीं प्रदान करते हैं। अब लोक है वो प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों के बारे में भी बताते हैं। लोक की प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है, लेकिन इसका संचालन प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है, और ये प्राकृतिक नियम विवेक पर आधारित होते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करता था जैसा कि वह दूसरों से अपने साथ चाहता था। वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग प्राकृतिक नियमों की सीमाओं के अंतर्गत ही करता है। देखिए, प्राकृतिक अधिकारों के बारे में लोग क्या कहते हैं। लोग का कथन है कि प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता था और व्यक्तियों को इन नियमों के अनुसार ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। लोग 3 प्राकृतिक अधिकार बताते हैं।
पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। जीवन का अधिकार में है लोक के अनुसार आत्मरक्षा मनुष्य की सबसे प्रबल इच्छा है और अपनी समस्त क्रियाओं को प्रेरित करने वाला मुख्य तत्व भी मनुष्य के लिए जीवन का अधिकार ही है। अतएव आत्म सुरक्षा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन विवेकपूर्ण कार्यों को करता है वे सब उनके विशेषाधिकार है। दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार बताते हैं। लोक के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं है। लोक के शब्दों में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना तथा किसी की भी इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य न होना ही प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता है, जबकि प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता के उपयोग करने का प्राकृतिक अधिकार सबको प्राप्त है। तीसरी जो स्वतंत्रता बताते हैं लोग अधिकार बताते प्राकृतिक अधिकार, वो है संपत्ति का अधिकार। लोक ने संपत्ति के अधिकार का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। संपत्ति से उनका तात्पर्य प्राकृतिक अवस्था में जीवन निर्वाह के बाह्य साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने से उनका कहना है कि प्रारंभ में सभी व्यक्ति को प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर समान अधिकार प्राप्त था। लोक के अनुसार जिस संपत्ति को ऐसे डिफाइन करते हैं लोग कि जिस चीज़ को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त किया है उस पर उस व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। लोक ने बताया कि ईश्वर ने भूमि और उसकी सभी वस्तुएं सब व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रदान की है। व्यक्ति का शरीर ही उसके पास ऐसी संपत्ति है जिस पर उसका एकमात्र अधिकार होता है। जब व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम को ईश्वर प्रदत्त सामूहिक वस्तुओं के साथ मिश्रित करता है तो वह उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना देता है। अर्थात लोक कहता है कि श्रम के माध्यम से व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण होता है। अब देखिए लोक सामाजिक समझौते का मुख्य कारण क्या मानता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि होब्स सामाजिक समझौते का मुख्य कारण भय को मानता है कि जीवन और संपत्ति छिन जाने के डर की वजह से प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति सामाजिक समझौता संपन्न करते हैं। अब लोग सामाजिक समझौते के क्या कारण मानते हैं कि लोग प्राकृतिक अवस्था में कालांतर में व्यक्ति को कुछ असुविधाएं अनुभव हुई कि इन असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग करना उचित समझा। लोग क्या कहते हैं, जो प्राकृतिक अवस्था की असुविधाएं थी उन असुविधाओं में 3 मुख्य कठिनाइयां बताते हैं लोग। पहली कठिनाई बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की एक कठिनाई यह है उसमें एक ऐसी कोई निश्चित प्रकट और सर्वसम्मत विधि नहीं होती जिसके द्वारा उचित अनुचित तथा मतभेदों का निर्णय हो सके। दूसरी कठिनाई यह है कि प्राकृतिक नियम या विधान को तथा इसके अनुरूप निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए प्राकृतिक दशा में कोई साधन या संस्था नहीं थी। तीसरी कठिनाई लोग बताते हैं कि इसमें सब व्यक्तियों को न्याय करने और दंड करने का अधिकार होता है, अर्थात दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता का अस्तित्व नहीं था। तो प्राकृतिक अवस्था की इन 3 असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से मनुष्य ने एक सामाजिक समझौता या सुविधा द्वारा राज्य का निर्माण किया है। अब ये जो समझौता संपन्न होता है, देखिए होब्स के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण करने के लिए केवल एक समझौता होता है, परंतु लोग 2 समझौते बताते हैं। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना होती है। इसी समझौते का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। पहले समझौते के बाद शासक और शासित के मध्य एक दूसरा समझौता संपन्न होता है जिसमें शासित वर्ग के द्वारा शासक वर्ग को कानून बनाने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें लागू करने का अधिकार दिया जाता है। परंतु शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि उसके द्वारा निर्मित कानून अनिवार्य रूप से प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे तथा वे जनता के हित में ही होंगे। इस प्रकार लोग एक सामाजिक और दूसरा सामाजिक समझौता संपन्न करवाते हैं। लोग अपनी सामाजिक समझौते में होब्स की अपेक्षा रूसो के अधिक नज़दीक है। लोग के अनुसार सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपने अधिकार लेवियाथन जैसे किसी महादित्य को सौंपने की बजाय संपूर्ण समाज को समर्पित करते हैं। इस प्रकार राज्य की संप्रभुता पूर्ण या असीम नहीं होती जैसा कि लोग मानते हैं, होब्स बताते हैं।
सत्ताधारी शासक मनुष्य में हुए सामाजिक समझौते का एक अंग है, इसलिए लोग कहता है कि अगर शासक अपने अधिकारों और प्राकृतिक नियमों का अतिक्रमण करता है तो जनता शासक के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। अतः लोग का समाज दासता का पक्ष नहीं बल्कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र बताते हैं। लोग ने समाज की स्थापना और सरकार की स्थापना में अंतर किया है। समाज की स्थापना एक सामाजिक क्रिया है जो सामाजिक जीवन के अस्तित्व का मूल कारण है। सरकार की स्थापना सोच विचार कर सहमति से निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। इस प्रकार समाज ने सरकार की स्थापना दूसरे समझौते के माध्यम से एक ट्रस्ट के रूप में की है। अब लोग के जो समझौता है वो समझौते की विशेषता ये, पहला तो जो विशेषता वो ये है कि लोग दो समझौते बताते हैं। पहले समझौते से समाज का निर्माण होता है और उसी समाज में रहने वाले व्यक्ति दूसरे समझौते के माध्यम से एक ट्रस्ट के रूप में सरकार का निर्माण करते हैं। दूसरा, ये जो समझौता है वो सहमति पर आधारित है। लोक का राज्य जन सहमति पर आधारित है। लोक ने समझौते में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया है जो समुदाय या राज्य निर्माण के संबंध में सहमत है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहना चाहते थे, अपने प्राकृतिक अवस्था में बने रहना चाहते हैं, उन्हें भी स्वतंत्रता दी गई है। लोक का समझौता इस प्रकार सहमति पर आधारित है। कोई भी बिना सहमति के इस नवीन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि लोक का मानना है कि सहमति से ही विश्व में प्रत्येक व्यय सरकार का निर्माण होता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है सामाजिक समझौते की, वो है सभी अधिकारों का इसमें त्याग नहीं होता है। इस समझौते द्वारा व्यक्ति होप्स की भांति सभी अधिकारों का परित्याग नहीं करता, बल्कि वह केवल 3 ही अधिकारों का त्याग करता है, जैसे प्राकृतिक कानून की व्याख्या कैसे की जाए, उसे क्रियान्वित कैसे किया जाए और भंग करने वाले को दंड कैसे दिया जाए। ये 3 जो अधिकार है उन्हीं का त्याग समस्त व्यक्ति करते हैं। वह जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को व्यक्ति अपने पास ही रखने के समर्थक है, व्यक्ति को सौंपते हैं लोग, और उनके द्वारा राजनीतिक नियंत्रण को सीमित रखा जाता है। चौथी जो विशेषता है शासक समझौते का एक पक्ष है। लोग के समझौते में शासक भी समझौते का एक पक्ष होता है, अतएव समझौते की शर्त उस पर भी अनिवार्य रूप से लागू होती है। उसके लिए समझौते का पालन करना शासक को भी अनिवार्य है। पांचवी विशेषता है सीमित सरकार। जिस प्रकार होप सामाजिक समझौते द्वारा लेवियाथन का निर्माण करते हैं, तो वो लेवियाथन असीमित निरंकुश है, उसकी शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं लोग सीमित एवं संवैधानिक सरकार के पक्षधर है। लोक का समझौता होब्स के लेवियाथन के समान किसी संप्रभुताधारी का निर्माण नहीं करता है, जैसा कि गेटेल कहते हैं। वास्तविकता यह है कि लोक की पुस्तक में प्रभुसत्ता शब्द का उल्लेख भी नहीं हुआ है। वस्तुतः समझौता ऐसे राज्य का निर्माण करना है जिसके शासक राज्य के प्रतिनिधि होते और जिन्हें शक्तियाँ राज्य से मिलती है। इस प्रकार लोक की सरकार सीमित है, संवैधानिक है, उसकी शक्तियों पर सरकार या समाज का नियंत्रण है। छठी विशेषता है सरकार पर दोहरा नियंत्रण। लोग राजनीतिक शक्ति या सरकार पर दोहरा नियंत्रण रखने की व्यवस्था करते हैं। उस पर पहला नियंत्रण व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का है, जिनको सुरक्षित रखने के लिए उसका निर्माण किया गया है। उस पर सरकार पर दूसरा नियंत्रण प्राकृतिक नियमों का है, क्योंकि वह किसी भी दशा में इन नियमों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। सातवीं विशेषता है यह समझौता अटल है, क्योंकि एक बार यह समझौता होने पर उसके पश्चात इस समझौते को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन यह उसी तरह के बाद की पीढ़ियों पर भी लागू नहीं माना जा सकता जिस प्रकार से यह इसे संपन्न करने वालों पर लागू होती है। बाद की पीढ़ियों के समझौते के प्रति स्वीकृति जानने के लिए लोग यह सुझाव देते हैं कि अगर बाद की पीढ़ियाँ समझौते द्वारा स्थापित व्यवस्था को स्वीकार करती है तो इसे उनकी स्वीकृति समझी जानी चाहिए। आठवीं इसकी विशेषता है बहुमत का शासन। लोक का समझौता वस्तुतः शासक को किसी निरंकुश व्यक्ति को न सौंपकर बहुसंख्यकों के हाथों में देते हैं। इसका अर्थ है कि लोग बहुमत के शासन के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, समर्थन करते हैं उसका। नौवीं विशेषता है लोग जनता को सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार सौंपते हैं। लोग कहते हैं कि अगर सरकार जो द्वितीय समझौता हुआ था उसमें उस समझौते के अनुरूप अगर सरकार कार्य करने में असमर्थ है तो लोग सरकार को अपदस्थ कर सकते हैं। शासक और सरकार की स्थापना मनुष्यों के समझौते और सहमति पर आधारित होती है।
इसलिए यदि सरकार निश्चित कार्य को पूरा करने की दिशा में कार्य न करे तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता विद्रोह करके सरकार को अपदस्थ कर सकती है। ये लोक के सामाजिक समझौते की विशेषता ही थी। अब लोक का जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है उसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। ये आलोचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी पहली आलोचना ये है कि लोक ने बार बार मूल समझौते का शब्द का प्रयोग किया है, परंतु उसने कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया कि मूल समझौते से उनका तात्पर्य क्या है। इसलिए वाहन तथा सेवाएं जैसे विद्वानों ने मानना है कि लोक के अनुसार दो समझौते होते हैं। प्रथम मूल समझौते से प्राकृतिक व्यवस्था को समाप्त कर राज्य का निर्माण किया जाता है, दूसरे समझौते से सरकार की स्थापना की जाती है। दूसरी जो आलोचना है वो है लोक के समझौता संबंधी विचार स्पष्ट और तर्क संगत नहीं है। उसके समझौता संबंधी विचार से कुछ विचारकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि समझौते दो हुई है, जबकि बारकर जैसे विद्वान मानते हैं कि लोक के अनुसार सिर्फ एक सामाजिक समझौता संपन्न होता है। तीसरी आलोचना यह है कि लोग समझौते पर आधारित सहमति को मानते हैं, परंतु इतिहास में ऐसे भी राज्यों का उल्लेख मिलता है जो बल व शक्ति के आधार पर बने हैं और नष्ट हुए हैं। अगली इसकी जो आलोचना का आधार वो है लोक ने एक और समझौते को सर्वसम्मति से संपन्न कराया है, परंतु दूसरी ओर बहुमत के शासन सिद्धांत का समर्थन किया है। अतः लोक के विचारों में परस्पर विरोधाभास पाया जाता है। एक आलोचना हम ये बता सकते हैं कि लोक ने प्राकृतिक व्यवस्था में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों के अस्तित्व की बात कही है, जबकि राजनीतिक समाज के निर्माण से पूर्व ऐसे अधिकारों का अस्तित्व मानना एक कल्पना ही माना जा सकता है। तो आज हमने लोक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा की है। नमस्कार।